7 मई सुबह 1:05 से लेकर 1:30 का समय भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की 9 लोकेशंस पर 24 मिसाइल स्ट्राइक्स की। और इससे कुछ दिन होने वाले पहले 22 अप्रैल के पहलगाम हमले का बदला लिया। लेकिन आखिर ऐसे क्या कारण है जिसने भारत की आतंकवादी विरोधी नीति को इतना बदला? वो भारत जो 26/11 के हमले के बाद ना आतंकवादियों को ठीक से जवाब दे पाया, ना पाकिस्तान को मजा चखा पाया कि पाकिस्तान दोबारा ऐसा ना कर सके, वही भारत यहां पर पुलवामा के 2019 के अटैक के बाद पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्पेस का वायलेशन कर कर बालाकोट की एयर स्ट्राइक करता है। यहां सिर्फ सरकारें बदलने का कारण नहीं है, ये बात है इतिहास की कि कैसे इतिहास में भारत की धीरे धीरे जो आतंकवादी विरोधी नीति है उसमें आपको बदलाव देखने को मिला है। और हर अटैक के बाद भारत ने रियलाइज किया है कि आतंकवाद के साथ ना तो कोई वार्ता चाहिए और ना ही इनके साथ कोई उदारता चाहिए। नो टॉक्स विद टेरर, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टेररिज्म के लिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन कैसे बदलाव हुआ है, क्या भारत ने बदलाव किए हैं, कैसे भारत आज आतंकवाद के साथ लड़ता है, क्या इसमें और हम पहल कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कैसे देशों को आतंकवाद के खिलाफ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, इन सारे मुद्दों को आज हम इस एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, भारत के आतंकी हमलों को देखते हुए और बदलती नीतियों को साथ में देखते हुए। लेकिन सबसे पहले मेरे आपसे एक सवाल है कि आखिर टेररिज्म होता क्या है? देखिए, टेररिज्म आतंकवाद में हिंसा का इस्तेमाल होता है और कुछ राजनीतिक उद्देश्य दिखाए जाते हैं, लोगों को सपने दिखाए जाते हैं, उसके लिए हिंसा की जाती है। लेकिन धीरे धीरे उद्देश्यों को ना सोचकर हिंसा ही टेररिज्म आतंकवाद का आखिरी उद्देश्य बन जाता है। आप इराक देख लो, सीरिया देख लो, अफगानिस्तान देख लो, अफ्रीका के देश देख लो, जहां पर टेररिज्म है, हर जगह पर आतंकवाद या टेररिज्म की एक ही कहानी है। और भारत में भी ये कहानी 1990s से बहुत ज्यादा प्रमुख तौर से देखी गई। इसके पहले टेररिज्म था, लेकिन 1990s से देखा गया कि भारत को काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा है। उसका कारण था अफगानिस्तान में होने वाली प्रॉब्लम्स। भाई साहब, अफगानिस्तान में मुजाहिदों को अमेरिकन का समर्थन जा रहा है, पाकिस्तानियों का समर्थन जा रहा है, अमेरिकन आपके जो अफगानी रेफ्यूजीज हैं वो पाकिस्तान में रहने आ रहे हैं और इन रेफ्यूजीज को, शरणार्थियों को, बच्चों को यहां पर रेडिकलाइज किया जा रहा है, कट्टरपंथी सोच में इनको सिखाया पढ़ाया जा रहा है और ये बच्चे आगे जाकर आतंकी बन रहे हैं, टेररिस्ट बन रहे हैं। तो पाकिस्तान में यहां आतंक की जो इंडस्ट्री है वो 1980s में शुरू हो जाती है। पाकिस्तान इसे शुरू करता है ताकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का बोलबाला हो, लेकिन साथ ही साथ अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ने के लिए जो अमेरिका इनको संसाधन भेजे, वही संसाधन पाकिस्तान 1990s में और 80s में कश्मीर में भेज सके। और इसलिए आप देखते हो 1987 में कश्मीर में चुनाव होने हैं। अब चुनाव के समय पर यहां पर आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो आतंकवाद के खिलाफ कड़ा स्टैंड नहीं लेते हैं, रादर यहां पर कट्टरपंथी सोच को अपने वोट की पॉलिटिक्स के लिए आगे बढ़ाते हैं। ये आप पॉलिटिशियंस में देखते हो, फारूक अब्दुल्ला में देखते हो, सेपरेटिस्ट भी यही करते हैं। और इसके बाद आप देखते हो कि कश्मीर में रेडिकलाइजेशन, कट्टरपंथीता बढ़ गई, कश्मीरी पंडित्स को इसी समय पर बाहर भगाया गया और 1990s में कश्मीर में एक अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद का एक दशक शुरू हो गया और भारत के लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान के संसाधन अब भारत की बॉर्डर पर डाइवर्ट किए जा रहे हैं। और यही आप देखोगे 1919 में करगिल में भी हुआ। करगिल जिले के द्रास और बटालिक से आपके क्षेत्र की पहाड़ियों पर गर्मियों के समय में हमें ये देखने को मिला कि पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान से आए बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स यहां इन पहाड़ियों पे चढ़ गए। असल में ये पाकिस्तान आर्मी द्वारा समर्थित थे, बहुत सारे आर्मी के थे लेकिन सिविलियन यूनिफॉर्म में थे। तो ये पहाड़ियों पर चढ़ गए और पहाड़ी पर जब आप एक बार चढ़ जाओ तो आप नीचे वाले व्यक्ति को आसानी से मार गिरा सकते हो। तो अगर पाकिस्तानी यहां पहाड़ी पर चढ़ा है, अगर इससे युद्ध लड़ने जाओगे, इसका एक आदमी मरेगा, हमारा नीचे वाले 10 आदमी मरेंगे। लेकिन इस समय हमारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वाजपेयी जी ने इसके बावजूद ये डिसाइड किया कि हम
अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्रॉस नहीं करेंगे, नहीं लांघेंगे, अंतरराष्ट्रीय कानून को हम नहीं तोड़ेंगे, और चाहे हमारे लिए कितना भी मुश्किल हो, हमारे सोल्जर्स की डेथ हो, लेकिन तब भी हम इन पहाड़ियों को अपनी ही साइड से तरफ से चढ़ेंगे, पाकिस्तान के अंदर जाकर अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके घुमा फिरा कर नहीं चढ़ेंगे। इसका भारत को उस समय पर फायदा मिला। देखिए, फायदा ये कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय हमारे फेवर में था, और यहां अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तानियों को, नवाज शरीफ को साफ साफ बोल दिया था तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, राइट। चाइनीज ने भी पहली बार पाकिस्तान को खुलकर भारत के खिलाफ समर्थित नहीं किया, और इसके बाद से आप देखते हो कि पाकिस्तान की हिम्मत और बढ़ती गई, क्योंकि अगर आप आतंकवादी गतिविधियों के और ऐसी गतिविधियों के खिलाफ एक कड़ा स्टैंड नहीं लोगे और साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल करके अगर इन्हें नहीं रोकोगे तो ये गतिविधियां बढ़ती जाती है। तो आप देखते हो अफजल गुरु और ये सब 2001 में पार्लियामेंट का अटैक होता है, और पार्लियामेंट के अटैक के बाद भारत यहां पर बदला लेने के लिए और पाकिस्तान को यह दिखाने के लिए, उसे डेटर करने के लिए अगली बार ऐसा ना हो, इसके लिए ऑपरेशन पराक्रम करता है। ऑपरेशन पराक्रम से हम अपनी पाकिस्तान वाली बॉर्डर पर यहां पर सोल्जर्स को मोबिलाइज करते हैं, सैनिकों को बुलाते हैं, आप आइए यहां पर और अपने आप को यहां पर स्टेशन कीजिए। मगर परेशानी ये थी कि यहां पर ये जो सोल्जर्स हैं ये आ तो गए, लेकिन इन्हें आने में काफी टाइम लगा, और इससे हमें पता चला कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो हमारे सैनिकों को तो पहुंचने में ही बहुत समय लग रहा है, क्योंकि हमारे सैनिक यहाँ पर टैंकों के साथ, सारे सामान के साथ, सारी आपूर्तियों के साथ आ रहे हैं। तो हमारी सेना की जो दक्षता है उसके खिलाफ हमें चीजें दिखाई देने लगी थी कि अब हमें दक्षता को बढ़ाना है, और जो टीथ टू टेल रेशियो है, अनुपात है, जितने हथियार लेके चलते हो और उसकी तुलना में जितनी बाकी सारी चीजें लेके चल रहे हो, इस अनुपात को बढ़ाना है ताकि हमारे सैनिक आराम से सेना अपनी जो सीमा है उसकी तरफ चल सके, राइट। तो ये हमने देखा था, और ये हमारे लिए एक पहली अवेकनिंग थी, हमारे लिए पहला लेसन था कि आपको अगर आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है तो आपको अपनी सेना को एजाइल बनाना पड़ेगा, आपको अपनी सुरक्षा जो है उसे मजबूत करना पड़ेगा, आपको अपनी खुफिया गतिविधियां यानी इंटेलिजेंस को मजबूत करना पड़ेगा, आपको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मदद लेनी पड़ेगी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मदद लेनी पड़ेगी। करगिल के बाद ही आया। तो आप देखते हो इतनी सारी चीजें हमें यहां से समझ में आई। इसी के साथ साथ 1999 में IC-814 कांधार प्लेन की हाईजैकिंग होती है। कांधार से ये चलता है प्लेन, और एयर इंडिया का प्लेन होता है, बीच में इसकी हाईजैकिंग हो जाती है। इस समय पर भी बहुत सारी ऐसी त्रुटियां देखी गई थी। देखिए, इस समय पर भी वाजपेयी जी की सरकार थी, वाजपेयी जी ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन इस समय पर होता क्या है कि जो मीटिंग होती है कैबिनेट की, उस समय पर यह डिसाइड करना था कि क्या करना है, और कुछ समय के लिए ये प्लेन उस समय हवा में उड़ते उड़ते अमृतसर गया, लेकिन अमृतसर में बहुत देर ये प्लेन खड़ा रहा, तब भी यहां इस प्लेन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, और फिर इसे उड़ने के लिए वापस अलाउ कर दिया गया, और फिर ये प्लेन जाता है आपका कांधार तरफ अफगानिस्तान में। और मजबूरी में, क्योंकि यह हाईजैकिंग हुई है, मजबूरी में भारत को यहां अपने सिविलियंस के बदले, जो प्लेन में बैठे हैं, इन सिविलियंस के बदले लेना वापस वहां जैश ए मोहम्मद के चीफ आपके मसूद अजहर को देना पड़ता है। और ये जो मसूद अजहर है ये खतरनाक आतंकवादी है, ये लोगों को प्रोत्साहित करता है आतंकवाद करने के लिए। और इसके बाद आप देखते हो कि मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद नाम की संस्था बनाई, और फिर इसी जैश ए मोहम्मद ने 2001 में हमारे पार्लियामेंट यानी कि संसद पर अटैक किया। यानी कि देखने को यह मिल रहा है कि भारत की नीतियों में त्रुटियां हैं, भारत उतना सक्रिय नहीं है, भारत इस समय पर उतना एक्टिव नहीं है, भारत आतंकवाद के सामने कहीं ना कहीं घुटने टेक रहा था। भारत यहां पर अफगानिस्तान की सिचुएशन के चलते पाकिस्तान को जो समर्थन मिल रहा है उसके खिलाफ अमेरिका को इतना कन्विंस नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद आप देखते हो कि ऐसे अटैक्स की जो आपकी सीरीज है वो चलती जाती है। जैसे 2006 में आप देखते हो मुंबई की लोकल ट्रेन्स में विस्फोट होते हैं, और ये भी लश्कर ए तैयबा करवाती है। यही लश्कर ए तैयबा फिर मुंबई में दोबारा 2008 में 26/11 का अटैक करवाएगी, कराची के पोर्ट से 10 आतंकवादियों को भेजेगी, और ये 10 आतंकवादी यहाँ अरेबियन सी के रास्ते मुंबई पहुंच जाएंगे, और फिर मुंबई में प्रोमिनेंट लोकेशंस, ताज होटल हुआ, ओबरॉय हुआ, नरीमन पॉइंट हुआ, सब पर यहाँ अटैक करेंगे। और फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद भारत के पास 2 चॉइसेस थी, क्योंकि एक मेजर अटैक था, इससे महाराष्ट्र के गृह मंत्री को सबको रिजाइन मारना पड़ा,
और इसके बाद क्योंकि एक मेजर अटैक है भारत के पास, यहां दो रास्ते थे। पहला रास्ता ये कि आप आतंकवाद के सामने हमेशा की तरह घुटने टेक दो, तो पाकिस्तान को सबूत दे दो, एविडेंस दे दो अटैक्स के सारे, और पाकिस्तान को बोलो कि कोऑपरेट करे, समन्वय बनाकर चले, जिससे कुछ खास होना नहीं था। और दूसरा रास्ता ये था कि आप टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लो। अब एक्शन लेने में हमेशा भारत को डर लगा रहता था, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी है ये हमेशा न्यूक्लियर कार्ड खेला करते थे। जब भी हम बोलते थे कि आतंकवादी हमला मत करो, हम तुम्हारे ऊपर रिटर्न में अटैक कर देंगे, तुम्हारा लाहौर वगैरह नहीं बचेगा, तो पाकिस्तान बोलता था तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, अगर हमारे ऊपर अटैक करोगे तो हम भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर देंगे और फिर परमाणु जंग छिड़ जाएगी। तो परमाणु जंग छिड़ने की वजह से हम यहाँ पर डरे रहते थे। साथ साथ भारत को यह भी कंसर्न रहता था कि अगर हम रिटर्न में एक्शन लेते हैं, अटैक करते हैं, तो उसका नुकसान हमें होगा, क्योंकि सारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो इन दो कारणों की वजह से भारत 26/11 के बाद भी चुप बैठा रहा। संयुक्त राष्ट्र में हमने चीजें कही, हमने पाकिस्तान को कहा कि कोऑपरेट करो, लेकिन इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाए। मगर फिर भी एक बात अच्छी हुई, इसके बाद एनआईए अधिनियम यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक अधिनियम, एक एक्ट आया, जिसके तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया गया। यह जांच एजेंसी आज के टाइम में एक प्रीमियर काउंटर टेरर एजेंसी है। सारे आतंकवाद विरोध के मामले ये देखती है। आतंकवाद से जुड़े जितने मामले हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन हुआ, ड्रग ट्रैफिकिंग, नशीले पदार्थों की ट्रैफिकिंग, या फिर आर्म्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई, आपकी मानव तस्करी हुई, ये सारे आतंकवाद से जुड़े संगठित अपराधों को भी बहुत बार एनआईए देखती है। और एनआईए जांच करके जल्द से जल्द आतंकवादियों को स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय बनाकर यहां पर प्रोसिक्यूट भी करती है, इनके ऊपर एक्शन भी लेती है। तो इससे आप देखेंगे कि काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। फिर 2010 में आप देखेंगे जर्मन बेकरी का विस्फोट होता है पुणे में, जिसमें लोग मारे जाते हैं। इसमें भी लश्कर ए तैयबा यहां पर शामिल था। और फिर एक मेजर वेव, देखिए इसके बाद 2008 के बाद भारत पाकिस्तान में बातचीत खत्म हो जाती है। उसके पहले बातचीत चल रही थी, कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस आपकी यहां पर चल रही थी, वो खत्म हो जाती है। खत्म होते ही हम देखते हैं कि पाकिस्तान के हमले थोड़े से कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि जब बातचीत ही खत्म हो गई तो आतंकवादियों को पता है भारत और पाकिस्तान में बातचीत नहीं हो रही है, यानी कि शांति नहीं स्थापित हो रही है। जैसे ही बातचीत शुरू होनी स्टार्ट होती है, दोबारा यहां पर पाकिस्तान अटैक शुरू कर देता है। तो असल में ये एक रणनीति होती है। हाथी के दांत होते हैं, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। दिखाओ आप बातचीत, लेकिन करो पीछे से अटैक जब भारत बातचीत में बिजी हो। भारत ने ये बात समझ ली पाकिस्तान की, और कब समझी? 2016 के पठान एयरबेस के अटैक के बाद तो स्पेशली समझ ली। 2014 में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और जैसे पहले के प्रधानमंत्रियों के साथ हुआ है, पाकिस्तान के लिए लीनियंसी, उदारता दिखाई गई है। शुरुआत में हमने यहां भी कुछ ऐसा ही देखा। इनकी जो स्वेरिंग इन थी, शपथ वाली सेरेमनी थी, इस शपथ वाली सेरेमनी में नवाज शरीफ को भी बुलाया गया, सार्क के सारे सदस्यों को बुलाया गया, और फिर हमारे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के एक रिश्तेदार की शादी में, वेडिंग में भी गए, और यहाँ पर शॉल वगैरह एक्सचेंज हुई। तो यहाँ पर शॉल डिप्लोमेसी, शॉल कूटनीति और ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन उसके बाद बहुत जल्द फिर क्या रियलाइज होता है? बहुत जल्द हमें ये रियलाइज होता है कि हमारे साथ एक खेल खेला जा रहा है। जब 2016 में जैश ए मोहम्मद, वही मसूद अजहर, IC 814 हाईजैकिंग वाला मसूद अजहर वाला जैश ए मोहम्मद भारत के पठानकोट एयरबेस पर अटैक कर देता है। पठानकोट एयरबेस हमारा पंजाब में, आप देखेंगे कि बहुत पास में है बॉर्डर के, और बहुत स्ट्रैटेजिक रणनीतिक यहाँ पर लोकेशन है। पठानकोट एयरबेस पर 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत के एयरबेसेस पर अटैक किया था ऑपरेशन चंगेज खान के तहत, तब भी यहाँ पर अटैक किया था, राइट। तो आप देखते हो कि इस तरीके से पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाया गया, और तब हमें रियलाइज हुआ कि अब पाकिस्तान के साथ हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान जब तक आतंकवादियों को खत्म नहीं करेगा, तब तक हम यहां पर कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। और इसी बात को आप इंस्टेंट कॉफी डिप्लोमेसी कहते हैं, है ना। इंस्टेंट कॉफी जरा फटाफट से बनी और फटाफट से आपने पी ली। वैसे ही मोदी जी यहां पर भापते हैं पाकिस्तान को, दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, फिर इन्हें समझ में आता है कि दोस्ती करना व्यर्थ है। तो उसके बाद ये बहुत जल्द इंस्टेंट कॉफी की तरह अपनी जो फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, उसको बदल देते हैं। फिर उसके बाद 2016 में उरी में हमला होता है और 19 सैनिकों की मृत्यु हो जाती है।
फिर यहां पर भारत बदलने लगता है। देखिए पठानकोट के बाद भारत बदल रहा है। पठानकोट के बाद भारत अपनी क्षमता को क्रिएट करने लगता है, अपनी क्षमता को बढ़ाने लगता है और यहां पर म्यांमार में मिलिटेंट्स उग्रवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करता है। सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे डॉक्टर एक सर्जरी करता है। देखिए डॉक्टर आपकी बॉडी में सर्जरी कैसे कर रहा है, अगर आपको एक घाव है तो पूरा का पूरा चाकू लेकर उस घाव को ऑपरेट ना करने के बजाय यहां सर्जन क्या करता है, सर्जन एक बहुत पतला सा कट लगाएगा, ठीक है, और बहुत पतले से इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सिर्फ उतने हिस्से को ही प्रभावित करेगा जहां पर प्रॉब्लम है, तो इसे आप सर्जरी कहते हैं, राइट। सर्जरी बहुत प्रिसाइसली बहुत पतले पतले एरियाज में की जाती है। जैसे एक ब्रेन सर्जन बहुत ही ज्यादा पतले इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके आपके ब्रेन की सर्जरी करेगा, वरना आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक में आप किसी एरिया के अंदर जाते हैं, बहुत ही प्रिसाइसली जहां आपको अटैक करना है, जितने लोगों को मारना है उतने लोगों को मारोगे और वापस यहां पर अपनी सीमा के अंदर आ जाओगे। तो म्यांमार में ये सक्सेसफुल हुआ। फिर 2016 के उरी के बाद हमने पाकिस्तान में भी सर्जिकल स्ट्राइक्स की और पहली बार, उरी के बाद पहली बार ऐसा होता है, हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि देखो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर थ्रेट है, पाकिस्तान ने जो शुरुआत से कपड़े पहन रखे हैं कि हम परमाणु हमला कर देंगे अगर हमारे ऊपर अटैक करोगे, यहां पर धीरे धीरे इन कपड़ों की चिंदियों को हमने निकालना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे इस डर से कि पाकिस्तान परमाणु हमला करेगा, इस डर से धीरे धीरे हम बाहर निकल रहे हैं और हम पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इसके बाद आप देखते हो यहां पर जीरो टॉक्स विद टेरर पॉलिसी चल रही है, नो टॉक्स विद टेरर पॉलिसी चल रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर 2019 में पुलवामा का हमला हो जाता है, एक सुसाइड अटैक किया जाता है एक 19 साल के बच्चे का इस्तेमाल करते हुए और यहां पर सीआरपीएफ के 40 जवानों को ढेर कर दिया जाता है। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाकर बालाकोट में स्ट्राइक की और जैश ए मोहम्मद का जो बालाकोट में कैंप था उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। और यहां से आप देखते हो कि भारत की काउंटर टेरर पॉलिसी में एक सी चेंज आया, एक वास्ट चेंज आया है, ठीक है। इससे 11 साल पहले जब 2008 के अटैक के लिए हम कुछ नहीं कर पाए थे, उसकी तुलना में यहां बालाकोट में हम पाकिस्तानी एयर स्पेस का वायलेशन कर रहे हैं, पाकिस्तानी एयर स्पेस के हम अंदर गए हैं, अटैक किया है और फिर वापस आए हैं और फिर ये दुनिया को दिखाया। हालांकि पाकिस्तानियों ने क्लेम किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, 300-400 लोग नहीं मरे थे, आतंकवादी नहीं मरे थे, 300-400 पेड़ों को इनफैक्ट खत्म किया गया था, खाली साइड थी। लेकिन ये इनका छुपाने का तरीका था अपने आतंकी अड्डों को। आतंकी अड्डों को कोई रिवील नहीं करता बहुत जल्दी। असल में यहाँ पर ये अटैक हुआ और इस तरीके से हमने इसे कैरी आउट किया। अब इससे एक बदलाव हमें देखने को मिला है और इसके बाद फिर आप देखते हो कि ये बदलाव हमेशा के लिए टिका रहेगा। अब भारत की जो नीतियां रहेंगी वो काउंटर टेररिज्म के साथ काफी प्रभावी रहेंगी, इसके खिलाफ इफेक्टिव रहेंगी। लॉज में, कानूनों में हम धीरे धीरे यहां पर चेंज करते जाएंगे। जैसे 2019-2020 के समय पर हमने एनआईए और यूएपीए दोनों कानूनों में बदलाव किए। एनआईए यानी कि राष्ट्रीय एजेंसी, जांच एजेंसी जो है उसमें, उसके अधिनियम में बदलाव किया है और इसके साथ साथ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, इसमें भी हमने यहां पर चेंज किया है, ठीक है। और दोनों में ही यूएपीए का जो एक्ट है 1967 का, इसमें हमने चेंज करके इसे मजबूत किया आतंकवाद से जुड़ी हुई गतिविधियों को रोकने के लिए। और एनआईए अधिनियम में हमने एनआईए के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को परमिशन, अनुमति दे दी कि आप लोग किसी भी राज्य में किसी भी मुद्दे में जांच कर सकते हैं और इसके लिए आपको उस राज्य की अनुमति की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अनुमति से बहुत सारे रोड़े आ रहे थे और गतिरोध आ रहा था और राज्य सरकारें भी यहाँ पर अनुमति दे ही देती थी, लेकिन विलंब की वजह से फिर दिक्कत आती थी। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये बदलाव किए। और इतना ही नहीं, हमने टेररिज्म के खिलाफ अपनी जो क्षमता है, अपनी जो सैटेलाइट टेक्निकल एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इसको धीरे धीरे हमने बढ़ाया। हमने अपनी ड्रोन की क्षमता को बढ़ाया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल धीरे धीरे हम कर सकें। इसके लिए हम अलग अलग ड्रोन्स लेकर आए, जैसे रुस्तम ड्रोन्स लेकर आए। इसके साथ साथ हमने यूएसए के साथ अपनी जो सहभागिता है उसको बढ़ा दिया, राइट। इनफैक्ट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत था, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन था,
उसमें पाकिस्तान की बड़े गंदे तरीके से बुराई की थी, ये कहते हुए कि पाकिस्तान दोगला है, पाकिस्तान रन्स विद द हेयर्स एंड हंट्स विद द हाउंड्स, यानी पाकिस्तान खरगोश के साथ भागता है ये कहते हुए कि मैं तुम्हें शिकारी के साथ बचाऊंगा, और शिकारी के साथ भागता है ये कहते हुए कि मैं तुम्हें खरगोश को पकड़ने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके से पाकिस्तान ने यूएस को बहुत साल अफगानिस्तान में बेवकूफ बनाया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये गेम समझ चुके थे, तो इससे भारत और यूएसए में समन्वय और ज्यादा बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद इसी वजह से, क्योंकि अफगानिस्तान में इनका बेवकूफ बन रहा था पाकिस्तान के द्वारा, इसीलिए इन्होंने 2021 में यह भी निर्धारित किया कि हम यहां पर अफगानिस्तान से हट जाएंगे, राइट। इसके साथ साथ हमने एजेंसियों को भी मजबूत किया है कोरोना के समय पर, और उसके बाद भी बहुत सारी खुफिया एजेंसी हैं, 10-11 एजेंसियां ऐसी थी जिनके लिए हमने अनुमति प्रदान की कि ये एजेंसियां कोई भी दूर संचार में हुआ कम्युनिकेशन, कोई भी हुई बातचीत को यहां ये एजेंसियां टैप कर सके और इस बात का इस्तेमाल कर सके यहां पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, राइट। इसके बाद आप देखते हो कि 2013 में यहां पर केरल बम विस्फोट होता है। बीच में ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है, जैसे महाराष्ट्र में 2023-24 के आसपास महाराष्ट्र में एक गांव था। अब ISIS के मॉड्यूल, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के मॉड्यूल है, ये काफी जगह पर यहां पर एक्टिव है दुनिया में, तो ये ISIS के मॉड्यूल भारत में भी देखे गए। जैसे महाराष्ट्र में एक गांव था, उसको ISIS ने पूरा कैप्चर कर लिया कट्टरपंथी विचार और अपनी इस्लामिक विचारधारा और आतंकवाद की गतिविधियों के चलते। तो ये सारे जो मॉड्यूल्स थे, इन पर भी धीरे धीरे राष्ट्रीय जांच एजेंसी अपना जो पूरा शिकंजा है इसको बढ़ाती गई। और उसके बाद फिर आप देखते हो बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में जो बम विस्फोट हुआ, इसमें भी एक्शंस ली गई और नए आतंकवादियों को भारत सरकार ने पहचाना। देखिए हुआ क्या, पुराने जो आतंकवादी थे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद वाले पाकिस्तान में बैठे हुए, इनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत धीरे धीरे बढ़ाता गया और FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये जो पेरिस में बेस्ड आपका संगठन है जो 1989 के आसपास आया था, इस संगठन में ये दबाव बनाते गए भारत वाले कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है। तो लंबे समय तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की वित्तीय परिस्थिति भी खराब होती गई। इसके साथ साथ भारत ने इन आतंक से जुड़े मुद्दों को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में भी उठाया, और यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड एक आपकी कमेटी है जिसे अलकायदा एंड आईसिस सैंक्शंस कमेटी कहते हैं, यानी 1267 सैंक्शंस कमेटी। इस समिति के तहत आतंकवादियों के खिलाफ आर्थिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं ताकि आतंकवादी अपनी गतिविधियों को खुलेआम कैरी आउट ना कर पाए। और इस कमेटी के तहत हमने लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद के बहुत सारे व्यक्तियों को यहां पर इस कमेटी के तहत आतंकवाद की श्रेणी में, यहां सुरक्षा परिषद में रिक्वेस्ट की कि इन लोगों को इस कमेटी के तहत आतंकवाद की श्रेणी में लाया जाए, और धीरे धीरे आपके ये व्यक्ति आतंकवाद की श्रेणी में यहां पर लाए गए। जैसे अब्दुल रहमान मक्की था लश्कर तैयबा का, उसे यहां पर आतंकवाद की श्रेणी में लाया गया। तो भारत कंटिन्यूअसली ऐसे एफर्ट्स कर रहा है और इससे पाकिस्तान की नाक में दम हो रहा है। इसीलिए अब पाकिस्तान क्या करेगा, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के और छोटे छोटे समूह बना देगा, ऑफ शूट्स बना देगा, इन्हीं से निकले हुए नए समूह, नए ग्रुप्स बना देगा, राइट। और इसके साथ साथ नए आतंकवादियों को बढ़ावा देगा। जैश ए मोहम्मद और आपके अब्दुल रहमान मक्की और ऐसे जितने भी आतंकवादी थे सब पुराने हो गए, तो अब नए आतंकवादी यहां पर बनाए जाएंगे। और इन नए आतंकवादी, जैसे एक आतंकवादी है फजलुल्लाह, उसको यहां पर आगे किया जाएगा कि अब तुम एक काम करो, भारत में टेलीग्राम ग्रुप के जरिए भारत का जो यूथ है, जो जवान है, वहां तक पहुंचो और इस यूथ को बोलो कि ये कट्टरपंथी इस्लाम इनके अंदर भरो, और इस यूथ को बोलो कि भारत में जितनी भी अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर अटैक करो, राइट। जैसे रेलवे पुल पर अटैक करो, जैसे रोड पर अटैक करो, जैसे एयरपोर्ट पर अटैक करने की कोशिश करो। एयरपोर्ट पर तो सुरक्षा बहुत कड़ी होती है, लेकिन रेलवे के जो ट्रैक्स हैं, ठीक है, यहां से सामान हटा दो, ऐसी चीजें हटा दो। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पिछले कुछ साल में आपको ट्रेन के एक्सीडेंट्स दिखे होंगे जहां कोई पुर्जा हटा दिया, ट्रैक पर कुछ रख दिया उल्टा सीधा। तो ये इस टाइप की गतिविधियों के लिए यहां प्रोत्साहित कर रहे थे नए आतंकवादी। और इसी कड़ी में लश्कर तैयबा का एक समूह बनता है जिसे आप द रेजिस्टेंस फ्रंट कहते हैं, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज्यादा सक्रिय था। और फिर आप देखते हो यही द रेजिस्टेंस फ्रंट पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला करता है।
और इससे भारत को अब दोबारा हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, क्योंकि यहां हमारे 25 लोगों की मौत हो गई और एक नेपाली भी था, टोटल 26, तो यहां पर इतने लोगों की मौत हो गई। और यहां हमें बहुत ही डरावने और बहुत खतरनाक विजुअल्स दिखाए गए, कैसे इनोसेंट मासूम लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मारा गया। नई नई शादी हुई किसी की, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मार गया, वाइफ बैठ के रो रही है। तो ये आप देखते हो कि इस तरीके के विजुअल्स हमारे सामने आए। इसके बाद भारत ने अभी लेटेस्ट जवाबी कार्यवाही की है, जिसमें लगभग 9 साइट्स पर 24 मिसाइलें फेंक कर भारत ने अपना बदला लिया है। और इसे ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए नाम दिया ताकि हमारी जो महिलाएं हैं जिनका सिंदूर उजड़ा, इनको एक न्याय, एक जस्टिस मिल सके। अब यहां पर आप देखते हो बहुत महत्वपूर्ण साइट्स हैं, जैसे बहावलपुर का आपका जैश ए मोहम्मद का अड्डा, जहां मसूद अजहर भी बहुत बार पाया जाता है, जहां पुलवामा की प्लानिंग हुई थी। इसके साथ साथ में पाकिस्तान के अंदर ही आपका एक अड्डा था लश्कर ए तैयबा का, जहां डेविड कोलमैन हेडली की ट्रेनिंग हुई थी। इस अड्डे का नाम आपको बताना है मुझे, ये आपके लिए होमवर्क है। इसी के साथ साथ 2 लॉन्च पैड्स थे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में, पाकिस्तान के ही ISI, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा, इन लोगों के इन लॉन्च पैड्स पर भी अटैक हुआ ताकि जम्मू के अंदर दोबारा ऐसा आतंकवादी हमला हमारा ना हो पाए, राइट। तो ये सारे एफर्ट्स हमने देखे, ये सारे प्रयास भारत ने किए हैं और ऐसे हमारी जो आतंकवादी के विरोध जो नीति है वो यहाँ पर चली है। आपको क्या लगता है, क्या भारत ठीक कर रहा है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को आतंकवाद से लड़ने के लिए और क्या करना चाहिए? देखो, संयुक्त राष्ट्र को सबसे पहले मनाना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए सारे स्थायी सदस्यों को, P5 मेंबर्स को। चाइना पर भी दबाव बनाना चाहिए कि आप यहां आतंकवाद की एक परिभाषा लाइए। देखिए, अभी आतंकवाद के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक परिभाषा नहीं है, तो एक डेफिनेशन आना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ भारत 1996 में संयुक्त राष्ट्र के सामने भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को रखा था, यानी कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन को भारत ने सामने रखा था। इस व्यापक सम्मेलन को जो भारत ने सामने रखा है, इसको भारत को दोबारा संयुक्त राष्ट्र में उठाना चाहिए। अटैक अभी हमला हुआ है, इसके बाद माहौल वैसे भी गर्म है, तो इस समय उठा सकते हो। और ये कहना चाहिए कि इस CCIT को संयुक्त राष्ट्र को पारित करें, पास करें, जिससे कि दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ली जा सके। आतंकवाद को पैसा ना मिले, फाइनेंस ना मिले, इसके लिए भारत ने अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF से रिक्वेस्ट की है कि IMF अपना जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, विस्तारित कोष सुविधा है, इसके तहत पाकिस्तान को पैसा और ना प्रदान करे, क्योंकि ये सारा पैसा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, लेकिन आतंकवाद को देने में काम आता है, राइट। तो ऐसे जो प्रक्रियाएं हैं भारत जारी रखे। साथ साथ भारत FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर दबाव बना सकता है कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे सूची में, ग्रे लिस्ट में डाला जाए, और धीरे धीरे ये भी कोशिश की जाए कि पाकिस्तान वैसे भी समन्वय बनाकर नहीं चलता, आतंकवादियों को समर्थित करता ही करता है, तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भी धीरे धीरे शिफ्ट किया जाए। इसका भी आप यहां एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके साथ साथ पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में इतने आतंकवादी हैं, अगर पाकिस्तान की हालत और खराब हुई, अगर बलूच लोगों ने आज़ादी की मांग और की, अगर जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे, अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हालत और बिगड़ी, तो आप ये देखोगे कि परमाणु हथियार यहां पाकिस्तान के आतंकवादियों के हाथ में जा सकते हैं। इसके लिए परमाणु हथियारों के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध करना चाहिए, पाकिस्तान पर दबाव बनाए, ये बताने के लिए कि पारदर्शिता से पाकिस्तान बताए कहां कहां पर इसके कौन कौन से परमाणु हथियार साइट्स हैं, और क्या इनमें से कोई साइट आतंकवादियों के हाथ में तो नहीं लगेगी कभी फ्यूचर में, क्या इनमें से किसी साइट पर किसी आतंकवादी को कभी पहुंच या एक्सेस दी गई है, कभी कोई विजिट भी करवाई गई है, क्या यहां पर कोई खतरा है इस तरीके का, क्या पहले से कोई साइट किसी आतंकवादी के हाथ में तो नहीं है, कोई पदार्थ, कोई मटेरियल तो नहीं दे दिया है। इस टाइप से भी दबाव बनाया जाए ताकि दुनिया अगर आतंकवादियों के हाथ में परमाणु हथियार या कोई पदार्थ जाए उसके लिए भी तैयार बैठी रहे। तो ये मेरा सुझाव है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या और सुझाव हो सकते हैं? क्या भारत आतंकवाद से निपटने के लिए सही कदम उठा रहा है? क्या भारत यहां पर इजराइल के रास्ते जा रहा है, या फिर इजराइल से हमारी आतंकवाद की पॉलिसी, काउंटर टेररिज्म की कुछ अलग है? बताइएगा जरूर, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू पीपल, जय हिंद। कमेंट में लिखिएगा जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।